महाराष्ट्र के सियासी घमासान में लड़ाई सड़कों तक भी पहुंच चुकी है। कानूनी लड़ाई हो रही है, सियासी लड़ाई हो रही है, अब सड़क पर भी लड़ाई हो रही है। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के समर्थक एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, पुतले जलाए जा रहे हैं, धमकी भरी जुबान में बातें की जा रही हैं। शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि बागी विधायकों की लाश गुवाहाटी से लौटेगी, लेकिन इस बयान पर विवाद खड़ा हुआ तो उन्हें सफाई देनी पड़ी। सड़क पर उतरे उद्धव समर्थक, शिंदे समर्थकों का प्रदर्शन। सदन में शक्ति परीक्षण कब होगा ये तो पता नहीं, लेकिन सड़क पर जोर आजमाइश चल रही है। शिवसेना में दोनों धड़े एक दूसरे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी बहाने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं। बयानों का घमासान है, धमकी भरी जुबान है। शिवसैनिक जमीन पर है, हजारों लाखों शिवसैनिक हमारे एक इशारा का इंतजार है, बस। ठाणे एकनाथ शिंदे का गढ़ है। एकनाथ शिंदे अपने गुट के विधायकों के साथ गुवाहाटी में हैं, लेकिन ठाणे में उनके घर के बाहर भारी संख्या में समर्थक जुटे। इनमें शिवसेना की महिला कार्यकर्ता भी शामिल थी। शिंदे समर्थकों ने हर हाल में अपने नेता के साथ खड़े रहने की कसम खाई। शिंदे साहब के भूमिका के समर्थन में, हिंदुत्व की भूमिका के समर्थन में और राष्ट्रवादी और कांग्रेस का जो हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर महाराष्ट्र के जो अन्याय अत्याचार हो उसके खिलाफ जो उन्होंने भूमिका ली, उसके समर्थन में मैंने इस्तीफा दिया। महाराष्ट्र में चल रहे सत्ता संघर्ष का नतीजा क्या होगा? क्या एकनाथ शिंदे का दाव कामयाब होगा? इस पर सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन ठाणे में शिंदे समर्थक अभी से पटाखे जला रहे हैं। ठाणे में शिंदे समर्थकों ने संजय राउत का पुतला जलाकर अपना गुस्सा जताया। उधर बीड में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने बागी विधायकों के खिलाफ जुलूस निकाला। उनके हाथों में बाला साहेब ठाकरे की तस्वीरें थी। ये बात अलग है कि एकनाथ शिंदे भी दावा कर रहे हैं कि उन्होंने बाला साहेब ठाकरे के सिद्धांतों की रक्षा करने के लिए ही बगावत की है। ये तस्वीरें पुणे की हैं, जहां बागी विधायकों के खिलाफ नारेबाजी की गई। उद्धव सरकार का तख्ता पलटने की कोशिश करने वाले विधायकों की तस्वीरों पर शिवसेना कार्यकर्ताओं ने जूते बरसाए। शिंदे समर्थकों ने डोंबिवली में इसका जवाब दिया, संजय राउत का पुतला फूंका। महाराष्ट्र में लड़ाई शिवसेना और सत्ता पर कब्जे की है, लेकिन दोनों ही गुट इसे आदर्शों की रक्षा का रण बनाकर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने महाविकास अघाड़ी से रिश्ता तोड़ने को सही ठहराते हुए दाऊद इब्राहिम का नाम लिया। बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना उन लोगों का समर्थन कैसे कर सकती है जिनका मुंबई बम विस्फोट के दोषियों दाऊद इब्राहिम और मुंबई के निर्दोष लोगों की जान लेने के लिए जिम्मेदार लोगों से सीधा संबंध था। इसलिए हमने ऐसा कदम उठाया। एकनाथ शिंदे के जवाब में संजय राउत ने पुलवामा आतंकी हमले का जिक्र किया। उन्होंने शिंदे और बीजेपी को एक साथ घेरने का दाव चला। उनके साथ कैसे रिश्ते बना सकते हैं जिसके महबूबा मुफ्ती के साथ संबंध है, जो प्रो पाकिस्तान है। हाँ, आप ऐसे लोगों के साथ कैसे संबंध रख सकते हैं जो पुलवामा में 300 किलो आरडीएक्स रखा, 40 जवानों की हत्या हुई। इसके बाद एकनाथ शिंदे ने छगन भुजबल के बहाने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे को गिरफ्तार करने वाले छगन भुजबल के साथ कैबिनेट में बैठते हुए क्या आपको दर्द नहीं होता? एकनाथ शिंदे गुट के साथ सुलह की संभावना जैसे जैसे खत्म होती जा रही है, वैसे वैसे शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत की भाषा भी तीखी होती जा रही है। लेकिन शिंदे समर्थक विधायकों के शव मुंबई लौटने वाले बयान पर जब विवाद बढ़ा तो संजय राउत को सफाई देनी पड़ी। हे जे 40 लोक तिकडे आहेत ना, हे जिवंत प्रेत आहेत, लक्षात घ्या। हे मुर्दे आहेत, त्यांच्या बॉड्या इकडे येणार आहेत, त्यांचा आत्मा मेलेला असेल।
उनका जमीर मर गया है, उनका आत्मा मेला है, सिर्फ अभी उनका बॉडी बचा है, जिंदा है, जिंदा लाशें। ये तो शब्द हमारे हिंदी मराठी सब भाषा में है। तो यहाँ तो उनकी सिर्फ बॉडी आ जाएगी, आत्मा कहाँ है? लेकिन बीजेपी ने संजय राउत की सफाई को खारिज कर दिया। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने ट्वीट किया, शिवसेना की शक्ति अतीत में जमा हुई, युवराज को धमकी देना बंद कर देना चाहिए। गुवाहाटी के होटलों से बाहर निकलेंगी विद्रोहियों की लाशें, क्या ऐसी धमकी देना अपराध नहीं है? शिवसेना को अपने 56 साल के इतिहास में कई बार बगावतों का सामना करना पड़ा, लेकिन एकनाथ शिंदे के विद्रोह ने उसके अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर दिया है। ठाकरे परिवार शिवसेना की शान और पहचान रहा है, लेकिन एकनाथ शिंदे ने इस पहचान पर ही चोट कर दी। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने शायराना अंदाज में इस दर्द को बयां किया। हम शरीफ क्या हुए, पूरी दुनिया ही बदमाश हो गई। उद्धव ठाकरे और संजय राउत बागियों को गद्दार बता रहे हैं, कह रहे हैं कि विश्वासघात की सजा मिलेगी, लेकिन शिंदे गुट शर्तों के साथ समझौते की बात कर रहा है। जी न्यूज के साथ खास बातचीत में शिवसेना के बागी विधायक दीपक केसरकर ने कहा कि अगर उद्धव ठाकरे एनसीपी से रिश्ता तोड़कर बीजेपी के साथ गठबंधन कर लें तो शायद बात बन सकती है। आज जो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई है, इसके आगे किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो है आप अपनी सरकार बनते हुए देखते हैं, अगर आप शॉर्ट में समझा सके तो। देखिए, यूजुअली ये प्रोसीजर रहता है कि कोई भी पार्टी जब अपना बहुमत गंवाती है तो वो रिजाइन करती है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं हुआ है। इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि उन्हें ये मान्य करना चाहिए कि वो अपना बहुमत गंवा चुके हैं और उनको रिजाइन करना चाहिए। लेकिन हम लोग तो अपने इसकी रिजिग्नेशन बिल्कुल नहीं मांग रहे हैं, वो डिसीजन उनको लेना है, क्योंकि आज हमारे जो नेता है वही मुख्यमंत्री है। हमने उनका रेजिग्नेशन नहीं मांगा था। अगर वो चाहे तो वो बीजेपी के साथ या जो नया गठबंधन है वो कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने जो ये किया था, इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था, वो शिवसेना और बीजेपी ने इकट्ठा किया था एज ए अलायंस। जाहिर है कि बागी गुट की शर्तें फिलहाल उद्धव ठाकरे को मंजूर नहीं हैं, इसीलिए महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक महाभारत के कई अध्याय अभी और देखने को मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सियासत के लिहाज से बात की जाए तो शिवसेना शुरुआत से ये कहती रही कि महाराष्ट्र में तख्ता पलट की स्क्रिप्ट बीजेपी ने लिखी है, लेकिन बीजेपी वेट एंड वॉच की पॉलिसी पर, रणनीति पर आगे चल रही है। बीजेपी ने अब पवेलियन से निकलकर पिच पर आने का मन बनाया है। आपको ये बता देते हैं, केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे ने कहा कि उद्धव सरकार बस 2-3 दिन की मेहमान है। तो क्या ये महीना खत्म होने से पहले महाराष्ट्र में सरकार बदलने जा रही है? ये नॅशनल पार्टी आहे, ते महाशक्ती आहे, ज्यांनी अख्ख्या पाकिस्तान म्हणजे काय परिस्थिती होती माहित नाही। तर याच्यामध्ये त्यांनी मला सांगितलेलं आहे, तुम्ही जो हा निर्णय घेतलेला आहे हा देशातला ऐतिहासिक निर्णय आहे, त्याच्या मागे आमची पुरी शक्ती आहे। कुठेही काही लागलं तर कधीही कमी पडणार नाही, याची प्रचिती आपल्याला जेव्हा जेव्हा आवश्यकता भासेल तेव्हा तेव्हा सगळ्यांना येईल। गुवाहाटी के 5 सितारा होटल में अपने समर्थक विधायकों को संबोधित करते हुए एकनाथ शिंदे एक केंद्रीय पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं, उसे सुपर पावर कह रहे हैं। राजनीति की नर्सरी में पढ़ने वाला छात्र भी अनुमान लगा सकता है कि उस पार्टी का नाम बीजेपी है। अब तक कयास लगाए जा रहे थे कि शिवसेना के बागी विधायक बीजेपी के साथ मिलकर नई सरकार बना सकते हैं। बीजेपी अब तक नेपथ्य में थी, लेकिन आज उसने पर्दा हटा दिया और अपने इरादे जाहिर कर दिए। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे ने ऐलान कर दिया कि उद्धव ठाकरे सरकार 72 घंटे में गिर जाएगी। तर त्याचाही विचार आपल्याला करता येईल, पण जिल्ह्यामध्ये बऱ्याच गोष्टी अजून आपल्याला बाकी आहे। पण टोपे साहेब अजून मी 2-3 दिवस विरोधी पक्षात आहे।
शिवसेना की नजर बीजेपी के हर दांव पर है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग का गंभीर आरोप लगाया गया। वडोदरा में देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की अंधेरे में गुप्त मीटिंग हुई। उस मुलाकात में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल थे। उसके बाद तुरंत ही 15 बागी विधायकों को केंद्र सरकार द्वारा वाई श्रेणी की विशेष सुरक्षा प्रदान करने का आदेश जारी किया गया। असल में ये लोग 50-50 करोड़ रुपयों में बेचे गए बैल अथवा बिग बुल हैं। ये लोकतंत्र को लगा कलंक ही है। केंद्र और महाराष्ट्र की भाजपा ने ही इन नचनियों को उकसाया है। उनकी नौटंकी का मंच उन्होंने ही बनाया और सजाया है। कथा पटकथा भी भाजपा ने ही लिखी है। ये अब छुपा नहीं रह गया है। बीजेपी कह रही है कि शिवसेना को केंद्र सरकार पर हमला करने के बदले अपना घर संभालना चाहिए। घर को चौपट करके चौपाटी पे चिल्ला रहे हैं। अब घर बच नहीं रहा है, मोहल्ले में शोर मचा रहे हैं, चौपाटी भी शोर मचा रहे हैं कि बचाओ बचाओ बचाओ। अपनों पे जुल्म, गैरों पे करम, और गैरों के भरोसे ये टिके हुए हैं कि हमारी सरकार कितने दिन बचेगी। इस सियासी घमासान के बीच उद्धव ठाकरे के प्रमुख सेनापति संजय राउत फिर ईडी के रडार पर आ गए। ईडी ने उन्हें जमीन घोटाला मामले में पूछताछ के लिए समन भेजा है। जी न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक संजय राउत को प्रवीण राउत और पात्रा चौल से जुड़े मामले में समन भेजा गया है, लेकिन उनसे डीएचएफएल मामले में भी पूछताछ की जा सकती है। ईडी ने डीएचएफएल घोटाले में सीबीआई के एक मामले के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का नया मामला दर्ज किया है। फिलहाल संजय राउत के खिलाफ 2 मामलों की जांच चल रही है। संजय राउत ने ईडी का समन मिलते ही बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, बीजेपी शिवसेना पर दबाव डालने के लिए ईडी को हथियार बना रही है। जिस तरह की राजनीतिक हलचल मुंबई में चल रही है, महाराष्ट्र में, देश में चल रही है, तो मुझे पूरा अंदेशा था कि मेरे बारे में मुझे रोकने के लिए, शिवसेना को रोकने के लिए कुछ लोग इकट्ठा आएंगे महाराष्ट्र के खिलाफ, और मुझे और मेरे कोई साथी हुए उनको तकलीफ देंगे। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे खुलकर संजय राउत के बचाव में सामने आ गए। क्या मौजूदा परिस्थिति है? ईडी ने समन किया है संजय राउत को भी, आप लोग क्या इसको राजनीति के हिसाब से देख रहे हैं? नहीं, ये राजनीति नहीं, ये तो भी सर्कस बन गई है। संजय राउत को ईडी का नोटिस मिला तो विपक्ष को भी बीजेपी पर अटैक करने का मौका मिल गया। पूरा जो मामला है ये ईडी के चलते केंद्र सरकार ने इसको ऑर्केस्ट्रेट किया है, केंद्र सरकार ने इसको पूरा चलाया है। अभी और लोगों को किसको किसको ईडी का नोटिस मिलेगा, देखते हैं क्या होता है। नहीं, ठीक है, लगातार एजेंसीज का प्रयोग और दुरुपयोग हो रहा है, तो ये सब तो झेलना ही पड़ेगा। लेकिन एनडीए का कहना है कि ईडी की जांच कानून के मुताबिक चल रही है। इसका महाराष्ट्र की राजनीति से कोई लेना देना नहीं। ईडी की इंक्वायरी राजनीति पर आधारित होती नहीं है, पर राजनीति करना है तो हम लोग राजनीति नहीं करते हैं, और हम लोग किसी को तकलीफ देने की भूमिका हमारी बिल्कुल नहीं है। ईडी डिपार्टमेंट, सीबीआई डिपार्टमेंट एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है। ईडी ने संजय राउत को कल सुबह 11 बजे हाजिर होने के लिए कहा है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक संजय राउत संभवतः कल पेश नहीं होंगे। वो ईडी से और समय मांग सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.